उनको एक एक जूस मिल जाता है। अगर मैं उससे मज़ीद 10 मिनट लेट हो जाऊं तो जूस के साथ उनको एक चिप्स का पैकेट भी मिल जाता है। अगर मैं उससे 5 मिनट मज़ीद लेट हो जाऊं, ये लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 है 20 मिनट लेट होने का मतलब है सब एक जूस विन कर चुके होते हैं। मेरी पहली क्लास में ये ज़रा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पहली क्लास से पहले बंदा कॉलेज के 4-5 काम देख रहा होता है, किसी जगह फंस गया होता है, तो पहली क्लास में जाते जाते कभी कभी लेट हो जाता है। जो बिल्कुल लगातार क्लास है उसमें ऐसा बड़ा मुश्किल है, मतलब 20 मिनट लेट होना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हो सकता है कि साथ वाली क्लास में एक ऐसा टॉपिक हो जो पूरा टेक्निकल बना हुआ हो, क्योंकि उनकी 3 दिन क्लास होती है, तो उधर वो टॉपिक ख़त्म कराना ज़रूरी हुआ होता है। तो इधर चांस कम है, लेकिन अगर होगा तो वो एक बड़े अच्छे लेवल पे होगा। तो 20 मिनट, 30 मिनट और 35 मिनट, ये 3 अलग अलग लेवल हैं। आप हर अगले लेवल पे पिछले वाले को जीते समेत अगले वाला जो वो है वो बेनिफिट ले लेते हैं। पिछली या उससे पिछली दफ़ा मेरी जो पहली क्लास थी वो कमती लॉ की थी और उसमें 2.25 लाख रुपए के तो जूस, बिस्किट और चिप्स मुझे खिलाने पड़े थे। वो क्लास तकरीबन 250 बच्चों की थी, तो वो फिर जब मल्टीप्लाई होता था, असल में आप तो अकेले अपनी तरफ देख रहे हैं ना कि कितना जूस आया। फॉर एग्ज़ाम्पल सामने 100 बच्चा बैठा हुआ हो और 60 रुपये का जूस हो, तो जूस कितने का है? 6000। 6000 तो एक झटके में। और अगर लेवल 3 पे पहुंचे हुए हो तो समझे 18 से 20 हज़ार रुपये एक झटके में निकल गया। उस तरह के 7-8 एपिसोड हो गए तो 1.5 लाख तो खुल गया। अगर छुट्टी कर ले अनअनाउंस्ड, मतलब अगर कहीं कोई अनाउंस टाइम है कि मैं आपसे कहूँ भाई मैं चाह रहा हूँ कि आपका मिड टर्म हो, इस हफ्ते में आप 3 दिन छुट्टी करें ताकि आपका मिड टर्म हो। मैं आपसे कहूँ जी सैटरडे वाला दिन हमारा जो है वो उस तरह से क्लास का नहीं है, उस दिन हम डिस्कशन या इस तरह की चीज़ों को कर रहे हो, तो अगर अनअनाउंस्ड छुट्टी कि आप आए क्लास लेने के लिए और आपको पता लगा कि क्लास नहीं है, तो उसमें डायरेक्ट लेवल 3 फाइन, अगले दिन लेवल 3 फाइन आपको मिल जाएगा। जी असल में बात यह है कि आपको क्लास भी तो नहीं ना पड़ी, वो भी तो बेनिफिट हो गया ना। तो वो भाई दूसरे केस में पढ़ा भी और बेनिफिट भी लिया, इस केस में पढ़ाई से भी मुक्ति हो गई और बेनिफिट भी। तो आप लोगों ने कल कुछ पढ़ा, कल कुछ बड़ी मज़ेदार बातें आपने पढ़ी एक्सेप्टेंस के बारे में जानने की कोशिश। नहीं जी, अल्लाह करे आज हमारा वो तजर्बा हो जाए इसको ऊपर करने वाला, उम्मीद तो है, मतलब जो है ना। हमने एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा था। एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? जब एक शख्स ने दूसरे को अपना इरादा जाहिर किया था कि मैं ऐसा चाहता हूँ, तुम क्या कहते हो, तो वो ऑफ़र थी। जिसको कहा उसने जब इस ऑफ़र देने वाले की बात बाइनी ही वैसे मान ली, बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी एहतजाज के, बग़ैर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन बताए, तो इसको क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस। तो जब एक बंदा कंफर्म करता है कि तुम्हारी बात मुझे कबूल है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस कहते हैं। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में किसी को कन्फ्यूजन नहीं। फिर एक्सेप्टेंस में हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने एक्सेप्टेंस के रूल्स पढ़े। एक्सेप्टेंस के रूल में पहला रूल था कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब है कंफर्म, वाज़े, वाशगाफ, प्रॉपर, बिल्कुल बगैर हतमी। और अनकंडीशनल कोई शर्त ना हो कि अच्छा मैं मान जाऊंगा अगर ऐसे हो जाए, या अगर आपने शर्त रख दी तो क्या होगा? काउंटर ऑफर बन जाएगी। तो फिर ये एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी, ये ऑफर बन जाएगी। ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है? एक्सेप्टेंस के लिए एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। इस जुमले का क्या मतलब था? आपको पता होना चाहिए कि ऑफर क्या है, फिर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। अदरवाइज आपकी हरकत दिखने में चाहे एक्सेप्टेंस लग रही हो, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। कल वाली एग्जांपल के साथ रिलेट हो रहा है? इस पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर हम आगे गए, हमने कहा एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। 2 लाइनें छोड़ दी और बाकी कम्युनिकेशन की बातें पढ़ ली। हमने कहा एक्सेप्टेंस बोल के, लिख के या एक्शन से भी हो सकती है। एक्सेप्टेंस का अगले बंदे को पता लगना ज़रूरी है। तो एक्सेप्टेंस के केस में हम ये कहते हैं कि एक्सेप्टेंस की प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए दूसरे बंदे को। क्या ये बात समझ आई थी? एक्सेप्टेंस नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। पहले मुझे बताएं नेगेटिव कंफर्मेशन क्या चीज़ है। अगर जवाब ना दिया तो मान लेंगे यस,
अगर आप किसी को ऐसे कहें कि तुम्हारा जवाब ना आने में मैं यस कंसिडर करूंगा तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन। लॉ ने कहा है जवाब ना आने को आप इनकार तस्वुर कर सकते हैं, इकरार नहीं, यस नहीं कंसिडर कर सकते। तो आप ऐसी कोई ऑफर नहीं देंगे जिसमें ये शर्त हो, और आप ऐसी कोई एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे जिसमें नेगेटिव कंफर्मेशन। तो नेगेटिव कंफर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आनी ही नहीं चाहिए। ये क्लियर है? एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ और पढ़ा था हमने जी। लैप्स ऑफ ऑफर से पहले पहले एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए, ऑफर के मरने से पहले पहले एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए। मोड, एक्सेप्टेंस का मोड क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस किस तरीके से दी जानी चाहिए? अगर बताया है तो उस तरीके से, नहीं बताया तो जो उस तरह के बिजनेस में नॉर्मल तरीका होता है हम उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, एक बंदे को आपने कहा इस तरीके से रिप्लाई करो, उसने नहीं किया, आप क्या होगा? ऑफरर को चाहिए कि थोड़ी जिद करे कि यार देखो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, ये बात सुन लो। और अगर जिद करना भी भूल जाए आप, इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? कंप्लीट कल के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन? सर एक क्वेश्चन, सर एक शॉपकीपर है, वो एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है 10,000 में, ठीक है। उसने एक टाइम स्पेसिफाई किया कि अगर इस दौरान कोई आके प्रोडक्ट मेरी परचेज करेगा तो 2,000 मतलब कि 2,000 से डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा, मैं ज़रा रिपीट कर दूं चूँकि वो आवाज़ कैमरे पे भी नहीं जा रही होती। इन्होंने कहा एक दुकानदार ने कहा मेरी प्रोडक्ट 10,000 की है और एक ख़ास टाइम बता दिया कि इस ख़ास टाइम तक अगर कोई आ गया तो ये प्रोडक्ट मिलेगी 8,000 की। अच्छा सर, एक पर्सन आता है, वो प्रोडक्ट वही परचेज करता है, लेकिन उसी टाइम के दौरान आता है, उसे 10,000 का देता है, वो भी रख लेता है चुप करके। ठीक है, ये पैसे आ रहे हैं तो वो, तो सर ये क्या एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं? ठीक है जी। अब एक बंदे ने आके जो है, इसने ऑफ़र दी हुई थी, इसने ऑफ़र दी हुई थी शायद अखबार में, शायद टीवी पे, शायद किसी जगह उसने इश्तिहार लगाया था, आने वाले को नहीं पता था। लेकिन सर अगर उसने पेपर पे लिख के लगाया हुआ 10,000 काफ़ी बड़ा कर दिया, लेकिन उसने छोटी लाइन में लिखा हुआ कि अगर इस दौरान भी अगर, ठीक है, तो ऑफ़र कम्युनिकेट कब होती है? जब उसकी स्पेशल टर्म्स आप बता दें। तो इसका मतलब है ये वाली ऑफ़र तो कम्युनिकेट ही नहीं हुई। सर उसने लिखा होगा ऊपर, लेकिन वो मतलब कि छोटा तो कम्युनिकेट नहीं ना हुई। यानी कि बात ये है कि ऑफ़र लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे के पास उसकी खबर पहुंचना। तो इन्होंने कहा कि ऑफ़र में जो लिखा था वो 10,000 था और बारीक सा करके नीचे लिखा था इस डेट से पहले पहले आके आपने कर दिया तो आपको 2,000 डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्सेप्टर वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस कंडीशन एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। अब आप कहेंगे सर ये ऑफ़र ही गलत है तो एक्सेप्टेंस कैसी? अब रिवर्स कर लेते हैं। वो शख्स आया, उसने देखा एक शख्स दुकान में मौजूद है और उसकी दुकान का सामान नॉर्मली 10,000 रुपये का होता है। उस आने वाले ने 10,000 मेज़ पे रखा, इम्प्लाइड ऑफ़र। इसने 10,000 उठा के सामान दे दिया तो हम भूल जाएंगे पिछली वाली ऑफ़र। पिछली ऑफ़र ही गलत थी क्योंकि उसने कम्युनिकेट ही नहीं की थी और ना एक्सेप्टर को उस ऑफ़र का पता था। तो अब ये जो बंदे ने आके खुद ही से सामान उठा लिया उसको उसकी ऑफ़र माना जाएगा कि मैं ये चीज़ उठा के जा रहा हूँ, ये 10,000 पकड़ो। और लेने वाले ने 10,000 लेके उसे चीज़ ले जाने दी तो उसकी एक्सेप्टेंस बन गई। तो मालूमात होना बड़ा ज़रूरी है। मुश्तरी होशियार बाश एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ का, लेट द बायर बी अवेयर। ख़रीदार को आँख खुली रखनी है क्योंकि बेचने वाले को तो पता है वो क्या बेच रहा है, ख़रीदार को नहीं पता वो क्या ख़रीद रहा है। तो जब भी मसला आता है ना कि कन्फ्यूजन हो गई थी तो बर्डन सारा ख़रीदार के ऊपर गिरता है। बेचने वाला कहता है कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, मैंने तो लिख के लगाया हुआ था। तो लॉ ख़रीदार से कहता है भाई तुम ख़रीदने गए थे, तुमने तो आँखें खुली रखनी थी, तुमने तो पढ़ना था। भाई आपका कॉलेज से कोई डिस्प्यूट हो जाए कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसे तय नहीं किया था, इस तरह से नहीं हुआ था, मेरी तो इंस्टॉलमेंट इस तरह से नहीं बनी थी, कॉलेज कागज़ दिखाएगा, इंस्टॉलमेंट प्लान बना होगा, उसके नीचे आपने साइन किया होगा, तो कॉलेज तो सेफ रहेगा। आप बायर हैं, कॉलेज को तो पता है कि वो कितने रुपए में क्या बेच रहा है और कॉलेज को तो अपनी सारी पॉलिसियाँ हिफ्ज़ हुई हुई हैं। किसको नहीं पता? बायर को। ख़रीद कौन रहा है? बायर। तो असूलन ये किसके ज़िम्मे होना चाहिए कि वो आके अच्छी तरह से तहकीक करे फिर चीज़ ख़रीदे। तो लॉ ये कहता है कि दिस इज़ एज्यूम्ड कि बायर शुड बी प्रूडेंट। बायर को आंखें खुली रखनी है, बायर को कान खुले रखने हैं। मुश्तरी होशियार बाश इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, मुश्तरी कहते हैं बायर को। तो मुश्तरी होशियार बाश, जगह जगह ना, मतलब आप सोसाइटियों में जाएं जहाँ कब्जे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ बोर्ड लगा होता है मुश्तरी होशियार बाश, यानी वो आपको अलर्ट कर रहे होते हैं भाईजान तुमने ध्यान रखना है, कल को हमें नहीं कहना कि जी ये कब्जे वाली जगह थी मैं तो फंस गया हूँ। तो बायर को अपनी आंखें अपने कान खुले रखने हैं, तो ये लॉ का कॉमन रूल है। तो अगर एक बंदे ने इश्तिहार लगाया और दूसरे ने नहीं पढ़ा तो कसूर उसका है जिसने नहीं पढ़ा।
हाँ, इसने इश्तिहार लगाया और उस इश्तिहार में फ्रॉड करने की कोशिश की, तो हम आगे चैप्टर 4 में जाएंगे तो हम देखेंगे कि अगर ऑफर देने वाला फ्रॉड करता है तो फिर जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया उसके क्या राइट्स हैं, तो अगर फ्रॉड की नीयत सामने आ जाए। बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन एक्सेप्टेंस को लेके? क्या एक्सेप्टेंस आप सब लोगों को समझ आ रही है? ले जी, मैं वो तजर्बा दोबारा करना चाहता हूँ। या अल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना, यस यू कैन डू दिस, कोशिश करो। यस होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब ये ऊपर तक जा चुका होगा। अब आपको समझ आया मैंने पहले से क्यों बटन दबा दिया था? मैंने कहा हमारी बातें चल रही हैं, पीछे से चलता रहे, हम 5-10 मिनट अपनी बातें कंप्लीट कर लें तो हाफ तक तो पहुंचा हुआ होगा, लेकिन नहीं है। देखें चीज़ चौकस है वैसे, वो ठीक है, सही है। इतना शशका मशका तो चलता है। और अंदर से हमारा, आपने सोचा होगा आगे वो पर्दा है तो पीछे बोर्ड भी गंदा मंदा सा लगाया हुआ होगा, उन्होंने पैसे बचाए होंगे, पीछे से हमारा साफ़ सुथरा बोर्ड निकल आया। ये बोर्ड ज़िंदगी में बहुत ही कम इस्तेमाल होगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें स्लाइड्स पे आपको मैं दिखा रहा हूँगा, लेकिन डायग्राम वाला काम कम होगा और कुछ डायग्राम में छोटी जगह पे बन जाएंगी। लें जी, ए और बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भाई अगर आप मुझे 10,000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से फ़लाना चीज़ देना चाहते हैं तो क्या आप तैयार हैं? मुझे आप 500 मन चीज़ आपसे ख़रीदनी है। 10,000 रुपये के हिसाब से कितना मन? 500 मन चीज़ ख़रीदनी है। कितना बन गया? इतने सारे सियाने मेरे सामने मौजूद हैं जी। 50 लाख। इसने 50 लाख का सामान ख़रीदना है, लेकिन ये आज के ज़माने में नहीं बात हो रही, आज तो व्हाट्सएप है। ये इसने 1890 में बी को कहा। बी था इंग्लिस्तान में, ए था पाकिस्तान में। ए ने ख़त लिखा, ए ने ये ख़त रवाना किया है, नहीं 9 मई को, ठीक है। ए ने ख़त लिखा 9 मई को, असल में इसलिए कि मई करीब है तो फिर मैंने कहा ज़रा रीसेंट एग्जांपल हो जाए। 9 मई को ए ने ख़त लिखा बी को, और बी को ये ख़त मिला 9 जून को। तो इसका मतलब है कि 1 महीने का ट्रैवल टाइम है दरमियान में। उसने ख़त भेजा इंग्लिस्तान, अब वो ख़त एक जगह बंदरगाह पर पहुंचा, वो अगले बहरी जहाज़ का इंतज़ार कर रहा है। अब अगला बहरी जहाज़ आएगा, ख़त उसमें चढ़ेगा, वो बहरी जहाज़ अपने सुकून से खरामा चलते चलते महीने बाद इंग्लिस्तान पहुंच गया। वैसे तो महीना कम टाइम है, लेकिन चलें खैर, फ़िलहाल ख़त इसको पहुंचा है। ऑफ़र उसने भेजी कब है? 9 मई को। पहुंची कब है? ऑफ़र तब कम्युनिकेट होती है जब ऑफरी को पता लगे। तो मैं इस ऑफ़र को कब मानूंगा कि कंप्लीट हुई? इसने अपने वर्कर से कहा कि यार वो पाकिस्तान में ए ने हमें कहा है कि उसने सामान ख़रीदना है, क्या हालात है, स्टॉक पड़ा है हमारे पास? उन्होंने कहा जी दूसरे मुल्क से ख़त आया है, तो इसका मतलब उन्होंने मार्जिन रखा होगा, आप एक 2-3 दिन का ज़रा इंतज़ार करें, हम ज़रा स्टॉक चेक कर लें। 2-3 दिन तो उन्होंने स्टॉक चेक किया, उनके पास पड़ा हुआ था। उसने कहा ठीक है यार 500 मन साइड पे कर दो ए के लिए, मैं उसे रवाना कर रहा हूँ ख़त कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बी ने ख़त रवाना किया एक्सेप्टेंस का 12 जून को उसने, और वो 12 जून को उसने रवाना किया, तो वो 11 जुलाई को पहुंच गया। नहीं, फिर तो 13 होना चाहिए, 13 जुलाई को पहुंच गया। ज़ाहिर है उसमें 31 दिन थे मई में, तो इसमें 30, तो चलो अगर हम उसको रेसिप्रोकेट करें। एक्सेप्टेंस का ख़त कब रवाना हुआ है? 12 जून को। पहुंचा कब है? एक काम करता हूँ मैं ज़रा साथ लिख लेता हूँ यहाँ, 13 जुलाई और 12 जून लाइन के साथ लिख लेते हैं।
इसने अपने स्टाफ को कहा है कि 500 मन साइट पे कर दो, रख लो। ए ने मुझे ऑफर दी है, मैं ए को जवाब देने लगा हूं कि हाँ। अब ये खत रास्ते में चलते 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 यहां पे पहुंचा। ए ने किसी और से सामान खरीद लिया। ए ने कुछ गलत तो नहीं किया, ए को तो पता ही नहीं है कि बी ने एक्सेप्टेंस दी है। लेकिन बी का क्या कसूर? वो तो सामान साइड पे रख के बैठा हुआ है और ख़त रवाना भी कर चुका हुआ है। उसने तो एक्सेप्टेंस दे दी है, उसने सामान भी अरेंज कर लिया है, वो अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पक्का करके बैठा हुआ है। वो भाई साहब तक खत पहुंचा नहीं है, तो खतों में तो बहुत खिचड़ी पड़ जाएगी। भाईजान आपने जब एक ख़त भेजा ऐसे तरीके से जिससे 1 महीना लगता है जाने का, तो ख़त का वापसी भी तो 1 महीना लेगी। और नॉर्मली आप अगले को 4-5 दिन का प्रोसेसिंग टाइम देंगे। तो असूलन ए को क्या चाहिए? रीज़नेबल टाइम तक इंतज़ार करे। और अगर उस वक्त तक जवाब ना आए तो ठीक है, फिर किसी और से डील कर ले। अब लॉ किसको बचाए, ए को या बी को? बी को। क्योंकि ए तो चाहता है सामान खरीदना, और ए ने भेजा है तो जिसकी चाहत थी उसे वेट करना चाहिए था। बी को तो अचानक से किसी ने कहा भाई तुम्हारे पास सामान है, उसने सामान अरेंज करके कहा हाँ जी फ़ौरन से। ये 1 महीने का सफ़र बी को तो नहीं पता। बी को तो अचानक से एक दिन ख़त मिला और उसने 3 दिन में जवाब दे दिया बेचारे ने। इससे ज़्यादा और वो क्या करे? ख़त भेजने वाले को ख्याल रखना है ना कि ख़त पहुँचने में टाइम लेता है। अभी हम 150 साल पुराने कानून पढ़ रहे हैं। क्योंकि उस वक्त ख़त भेजे जाते थे, ख़तों पे एक्सेप्टेंस होती थी, तो कन्फ्यूजन ये होती थी कि कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ कब नहीं हुआ। तो इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है कि ए उस दिन बाउंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पे जिस दिन ख़त रवाना हुआ है। ए की नज़र में एक्सेप्टेंस उस दिन है जब ख़त रवाना हुआ है। ये एक्सेप्टेंस का खाता है ना? ये एक्सेप्टेंस का खाता है, अभी सामान नहीं है, अभी एक्सेप्टेंस का खाता है। सामान हम भेजेंगे चैप्टर 6-7 में जाके, अभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो ए ने बी को ख़त भेजा था ऑफ़र का, बी ने एक्सेप्टेंस का ख़त भेजा। ऑफ़र उस दिन कम्युनिकेट हुई जब ख़त पहुंचा था, लेकिन एक्सेप्टेंस उस दिन मानी जाएगी जिस दिन ख़त रवाना होगा। सर अगर वो रिजेक्शन का हो अभी तो ये एक्सेप्टेंस का खाता है ना, हो सकता है मैं इसमें एक रिजेक्शन का तीसरा ख़त भी डाल दूँ। अभी तो एक्सेप्ट तो होने देना, पहले एक्सेप्टेंस तो समझ आ जाए। ये एक्सेप्टेंस का खाता है, ये जिस दिन ये भेजेगा समझें उस दिन ए की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ए बाउंड हो जाएगा। हालांकि ए को पता ही नहीं है, लेकिन अगर लॉ यहाँ ए का ख्याल रखे तो बी मजलूम बन जाएगा बेचारा। ए ने खत भेजा है तो ए को कुछ टाइम तो इंतज़ार करना चाहिए। 1.5 महीना इंतज़ार करता, 1.5 महीने तक नहीं जवाब आता, अपने तरीके से कुछ सोच लेता। जी लीगली बाउंड हो जाएगा। ये अजीब सा मामला है जिसमें एक्सेप्टेंस उसकी नॉलेज में आई भी नहीं है और वो बाउंड हो गया। ये एक रिवर्स रूल है एक्सेप्टेंस का। कल इसलिए वो 2 लाइनें रोक ली थी कि एक्सेप्टेंस अगर ख़त की सूरत में हो तो उलट हो जाता है, भेजता वो है, बाउंड ही हो जाता है। अच्छा अभी एक बड़ी मज़े की बात है इसमें, उसने ख़त भेजा हुआ है, ख़त रास्ते में है। क्या ए को पता है कि ऐसा कोई ख़त आने वाला है? नहीं पता। तो बी बाउंड ही नहीं हुआ अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में। ए बाउंड हो चुका है 12 जून से, लेकिन बी जिसने असल में एक्सेप्टेंस दी है वो अभी भी आज़ाद है। वो कानून की नज़र में नहीं फंसेगा। वो किस दिन फंसेगा? जिस दिन उसका खत पहुंचेगा। तो खत इसके पास पहुंचेगा, बाउंड वो हो जाएगा। ऑफर में खत पहुंचने पे बाउंड होते हैं, एक्सेप्टेंस में खत चलने पे बाउंड होते हैं। ऑफर कब बाउंड होगा? खत चलने पे। ऑफरी कब बाउंड होगा? खत पहुंचने पे। याद रहेगा? तो ए के नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। ए के नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट किस दिन क्रिएट हुआ है? 12 जून को। ए के नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट इस दिन क्रिएट हुआ है। और बी के नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट किस दिन क्रिएट हुआ है? 13 जुलाई। ये कॉन्ट्रैक्ट डेट मानी जाएगी बी के केस में।
क्या ये बात सबको समझ आ रही है? पक्का? अब भाई की फरमाइश थी जी अगर रिवोक हो जाए, ऑफ़र देने वाले ने ऑफ़र दी हुई है, ए ने ख़त भेजा है, वो बी तक पहुंचा या पहुंचने वाला है, ए को ख्याल आया कि ओ नहीं मुझे ये ऑफ़र वापस ले लेनी चाहिए। ऑफ़र रास्ते में है या ए तक पहुंची हुई है, सोच के बताएं ऑफ़र किस दिन तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और ए की नज़र में एक्सेप्टेंस कब हुई है? 12 जून। तो ए को 12 जून से पहले पहले ऑफ़र अगर ख़त्म कर दे तो वो ख़त्म कर सकता है। लेकिन वो उसे तो बी को तो नहीं पता चलेगा कि ऑफर। हाँ, अब इसका मतलब है, ये बिल्कुल सही है, बी के पास खत पहुंचा हुआ है, वो उधर से एक्सेप्ट, पहली बात है ए को नहीं पता उसने एक्सेप्ट कब किया। अब ये अगर अनजाने में खत भेज दे तो हम देखेंगे कि उसके खत भेजने की तारीख और उसके खत भेजने की तारीख में से किसकी तारीख पहले किसकी तारीख बाद में। अब आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, बी को नहीं पता कि ए रेवोकेशन का खत भेज रहा है, तो रेवोकेशन का जब खत बी के पास पहुंचेगा तब बी मानेगा कि हाँ ये रेवोकेशन है। इसका मतलब है कि रेवोकेशन तब कम्युनिकेट होती है जब आप उस बंदे को बता देते हैं। ऑफ़र तब कम्युनिकेट होती है जब आप उस बंदे को बता देते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस तब कम्युनिकेट होती है जब दूसरी तरफ वाला खत रवाना कर देता है। तो एक्सेप्टेंस में कहानी उलट हो जाती है। ऑफ़र में भी सीधी है, ऑफ़र पहुंचती है तो कम्युनिकेट होती है, रेवोकेशन पहुंचती है तो कम्युनिकेट होती है, एक्सेप्टेंस चलती है तो कम्युनिकेट हो जाती है। सर जैसे आप बता रहे हैं कि एक मंथ लग रहा है लेटर को जाने के, ठीक है, ठीक है, उसने एक मंथ में निकाल दिया, हाफ ऑफ द मंथ में उसने किसी और से सामान खरीद लिया, ठीक है, और उसने उसी जब हाफ मंथ हो गया उसने उसको वापस भेज दिया लेटर रिवोकेशन का, तो मैंने अपन से नहीं लेना, ठीक है लेकिन बी के लिए तो 12 जून को कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। जी बिल्कुल, बी के लिए 12 जून को कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब ए ने अगर खत रवाना किया था वो आधे रास्ते में था और ए को दरमियान में ख्याल आया कि ओहो ये क्या हो गया, मैं एक्सेप्ट होने से पहले पहले कैंसिल कर दूं, तो ए फिर जहाज़ से खत भेजेगा, हवाई जहाज़ से महंगे वाला खत भेजेगा, फास्ट तरीके से खत भेजेगा, क्योंकि रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र एक्सेप्टेंस के स्टार्ट होने से पहले पहले हो जानी चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस हो गई फिर उसमें अगर एक्सेप्टेंस हो गई तो वो खत आगे भी बेचारा साइड पे पड़ा रहेगा, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका हुआ है। ऑफर कब तक रिवोक हो सकती थी? एक्सेप्टेंस होने से पहले पहले। और ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस किस दिन हुई है? इसके नज़दीक तो इस दिन कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ऑफर देने वाला अपनी ऑफर इस डेट तक रिवोक कर सकता है। अच्छा ज़रा घूम जाते हैं, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कब तक हो सकती होगी? ये इस बंदे ने 12 जून को एक्सेप्टेंस रवाना की है और ये बाउंड किसी और दिन हो रहा है, ये किस दिन बाउंड हो रहा है? तो ये एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कब तक कर सकता है? 13 जुलाई से पहले। यानी जो खत भेज रहा है, ए भेजता था ऑफर, ए अपनी ऑफर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने की डेट एज पर ए से पहले पहले ख़त्म कर सकता है। बी कौन सा खत भेजता था? एक्सेप्टेंस का। तो बी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कब तक कर सकता है? बी की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने की डेट। इसका मतलब है कि ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ए की नज़र में एक्सेप्टेंस कब हुई और बी की नज़र में एक्सेप्टेंस कब हुई। अब ए और बी तो पेपर में हम नहीं लिखेंगे, हम पेपर में बोलेंगे ऑफरर और, तो मुझे बताएं मैं पेपर में क्या बोलूँ, यानी कि ऑफरर की नज़र में एक्सेप्टेंस कब होती है? ऑफरर की, अब ये तारीखें तो नहीं लिखेंगे ना, ए बी नहीं बोलना, तारीखें नहीं बोलना, मुझे सादा इंग्लिश में रूल बताएं मैं क्या बोलूँ। जब बी ने एक्सेप्टेंस का खत रवाना कर दिया, ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस उस दिन होगी जब ऑफरी, बी नहीं बोलना, जब ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का खत रवाना किया। एक्सेप्टर के नज़दीक यानी ऑफरी के नज़दीक एक्सेप्टेंस की डेट क्या है? तारीख तो बोलनी नहीं, अब तो हमने सादा इंग्लिश में रूल बताना ना। एक्सेप्टर या ऑफरी के नज़दीक एक्सेप्टेंस की डेट वो है जब एक्सेप्टेंस का खत पहुंच गया। तो बस ये जनरल रूल है। अच्छा, ऑफर कब तक ख़त्म हो सकती है? पहले सामने तारीखें देख के बताएं, ऑफर कब तक ख़त्म हो सकती है? 12 जून तक। आप ज़रा मुझे सादा रूल बताएं जिसमें ए बी और तारीखों का जिक्र ना हो। ऑफर कब तक ख़त्म हो सकती है? ऑफरर की नज़र में एक्सेप्टेंस की डेट से पहले पहले। ऑफर
ऑफरर की नज़र में एक्सेप्टेंस की डेट से पहले पहले। अच्छा, फिर एक्सेप्टेंस में क्या बोले? एक्सेप्टेंस ऑफरी की नज़र में एक्सेप्टेंस की डेट से पहले पहले तक रिवोक हो सकती है। तो ये वो टेक्निकल जुमले हैं कल जिनसे मैंने आपको बचा लिया था, लेकिन आज आपको गेम समझ आई है कि एक्सेप्टेंस में कहानी उलट होती है। चिट्ठी वो भेजता है, फंस ये जाता है। आपने ध्यान में रखना, हाथ जिसके हाथ में खत है ना, वो नहीं, दूसरा बंदा फंसेगा। ये खत भेज रहा है इसके हाथ में, वो फंस गया। खत उधर पहुंचा, उसके हाथ में आया, ये फंस गया। इतने सारे खत सुन के इतनी सारी चीज़ें, दिमाग घूम जाता है, क्योंकि हम 150 साल पुरानी बात पे लड़ रहे हैं। आज के दौर में व्हाट्सएप में 1 सेकंड से भी कम अरसे में ऑफ़र कम्युनिकेट हो जाती है, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट हो जाती है, नीला टिक भी आ जाता है। नीला टिक ना आए तो उसकी भी अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, ऑफ़र फ़ौरन से ब्लॉक भी हो जाती है, ऑफ़र रिवोक भी हो जाती है। ऑफ़र आई हुई है, अगले के पढ़ने से पहले डिलीट कर दी। लेकिन जब वो पढ़ ले और उस पर नीले टिक लग जाए तो उसके बाद हमेशा डिलीट नहीं होती। अगर डिलीट कर भी दें तो वो आपको कहता है तुम डिलीट कर रहे हो अपनी तसल्ली के लिए, उस तक पहुंच गई है। जब अगला बंदा पढ़ लेता है तो वो डिलीट होने से भी समटाइम सबके लिए डिलीट नहीं होती, सिर्फ आपके लिए। वो पूछता है डिलीट फॉर मी और एवरीवन। जब आप एवरीवन भी करते हैं तो एवरीवन में वो एवरीवन होता है जिसने उसे पढ़ा नहीं होता। तो अगर आप अभी तक बहुत सारी बातें लिख के डिलीट कर चुके हैं तो आपकी सोच है कि दूसरे के पास सब पहुंचा हुआ है। आप ऐਵੇਂ ही डिलीट करके ना खुद ही खुश होकर सो जाते हैं। बातें समझ आ रही हैं? ये वाली नहीं, मतलब ये वाली। अगर हाँ बात समझ आ रही है, आइंदा मैं ना वो कौन सा वाला वो है व्हाट्सएप, उससे डिलीट करूँगा, ठीक है। वो अगर ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद स्क्रीनशॉट ले रहे हो, उसके बाद सर ऑफर रिवोक हो जाए और वो केस लगा दे। जी बिल्कुल, ऑफर एक्सेप्ट हो गई और आपने उसका एविडेंस ले लिया। अब अगर अगला बंदा मुकर भी जाए और आप साबित कर दें कि ऑफर एक्सेप्ट हो गई थी, तो फिर अगला बंदा फंस जाता है। तो जैसे इन्होंने कहा कि बंदा स्क्रीनशॉट ले ले, तो कुछ ऐसे सियाने बच्चे होते हैं जो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और जो ज़्यादा सियाने होते हैं व्हाट्सएप की वो कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो बाद में भी डिलीट हुई हुई चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, वो जीबी या इस तरह से करके। तो क्या हमें बात समझ आई? एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लें, मज़ा आ रहा है ना उल्टी उल्टी बात करके, कि वो उसकी नज़र में वो इस तरह से। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज पर ऑफरर एज पर ऑफरर उस दिन होती है जब ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का खत रवाना करना होता है। व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब उसने उसको रास्ते पे डाल दिया। ऑफरी की नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उस दिन है व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द ऑफरर। क्लियर? ऑफरर अपनी ऑफर को रिवोक उस दिन तक कर सकता है जो ऑफरर की नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन का दिन है। ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस को उस दिन तक रिवोक कर सकता है जो ऑफरी की नज़र में ऑफरी की नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन का दिन है। याद रहेगा? जल्दी से किताब से पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जल्दी से पढ़ नहीं सकेंगे। भला क्यों? क्योंकि अभी इसने नीचे आना है। कोई बात नहीं, हम इस पे स्क्रीन पे भी दिखा। टाइम लग रहा है, तो ये लीगल बाइंडिंग में कितना फिर लगता होगा? जी, ऑफर कम्युनिकेट होने में अगर इतना टाइम लग रहा है तो फिर लीगल बाइंडिंग में कितना टाइम लगता होगा? जैसे ही एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई, ऑटोमेटिकली लीगल बाइंडिंग बन गई। जिस दिन एक्सेप्टेंस हो गई है ना, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। कोई पेपर राइटिंग नहीं है, कोई साइन वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं लीगल बाइंडिंग? जी, इन्होंने कहा कोई साइन वगैरह या कुछ इस तरह से तो नहीं है। वो जो खत आपको वापस भेज रहा है वो क्या है? वो एक रिटर्न खत है जिसमें उसने अपने साइन, अपना दस्तखत, अपनी कोई स्टाम्प वगैरह लगा के भेजा है। जी, बातें कुछ कुछ समझ आई? ये किसी हद तक नीचे हो चुका है। कम्युनिकेशन नीचे जल्दी आता है, ग्रेविटी। F इज इक्वल टू mg या mg, और g 9.8 इंटू 10 की पता नहीं कौन सी पावर, ठीक है जी। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के मुताबिक। हम कहते हैं हम कोर्ट के अगेंस्ट एक चीज़ पेश करेंगे। अगेंस्ट का मतलब मुखालिफ नहीं है। कारोबारी इंग्लिश में अगेंस्ट का मतलब होता है उसके सामने। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है एज पर। आप अगेंस्ट को उड़ा भी सकते हैं अगर आप पुरानी इंग्लिश के साथ यूज टू हैं तो। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ
एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर यानी कि प्रपोजर के नज़दीक उस दिन कंप्लीट होती है व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ, जब वो उसे रवाना कर देता है। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ। क्या ये दोनों जुमले समझ आ रहे हैं? पक्की बात है, अच्छी तरह से। और जुमले समझ आना एक सेकंड बात है, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कॉन्सेप्ट समझ आ गया। एक्सेप्टेंस की टाइमलाइन, पहले ये आना था, फिर मैंने इसको ऊपर करना था, टाइमलाइन बनानी थी। तो फर्स्ट करेंगे, पहले आया था, अब जो है ना, असल में वो ज़ाहिर है वही बात है, इतनी लाइटों के साथ प्रोजेक्टर पे ट्रू कलर नहीं आते, अदरवाइज ये टाइमलाइन होती, इसके ऊपर लकीरें मारते, इग्नोर करते हैं। ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन की टाइमलाइन। अगर रेवोकेशन भी बीच में आ जाए, टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? अभी हमने बहुत सारी डिस्कशन की। अब प्रपोजल यानी कि ऑफर में भी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, या तो एक्सेप्टेंस होने से पहले, या कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। ऑफर उस दिन तक रिवोक हो सकती है जब ऑफरर के नजदीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है। ज़्यादा भी थोड़ा पहले जुमला बनाया था, तो इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। एक्सेप्टेंस की क्या है? एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड। तो एक्सेप्टेंस उस दिन तक रिवोक हो सकती है जब एक्सेप्टर के नजदीक एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। सर अगर उसने रेवोकेशन का सर लेटर भेज दिया होगा, ठीक है सर यहाँ से तो रवाना हो गया, लेकिन उस तक जब रेवोकेशन का लेटर पहुंचा और वो उस पर एग्री है कि मैं रिवोक कर दूंगा, ठीक है सर, लेकिन फिर वो लाभ के मुताबिक तो सर वो नहीं ना कर सकता। नहीं जी, इन्होंने कहा कि अगर उस तक रेवोकेशन का खत पहुंच गया लेकिन उससे पहले बाउंड हो चुका था। केस स्टडी को थोड़ा सा और एलैबोरेट करें। ए ने बी को खत भेजा, जी सर, बी ने एक्सेप्टेंस का खत भेजा, भेज दिया, लेकिन ए की रेवोकेशन का खत तो उसी वक्त बी को पहुंच गया उसके रवाना होने के बाद। ठीक है, बी ने रवाना कर दिया एक्सेप्टेंस का खत, जी, ए बाउंड हो चुका है। ए बाउंड हो गया। अब अगर ए का ऑफर की रेवोकेशन का खत पहुंच भी गया तो इररिलेवेंट है। सर लेकिन बी उस पे एग्री हो जाए कि ठीक है, अगर बी एग्री हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट एक दफ़ा बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद दोनों पार्टीज बाहमी रजामंदी से राजी हो गई किसी नई बात पे। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये कहना है, और फिर कहना है अस्तगफिरुल्लाह। ये गैर शरई बातें चैप्टर 6 से लेकर 10 के दरमियान होंगी। बन जाने के बाद क्या होगा, हम तो सिर्फ बनाने की हद तक बात कर रहे हैं। बन गया तो मैं आपसे कहता हूँ बाउंड हो गए। अब आपने सोचना ही नहीं है। अब क्या होगा, चैप्टर 6 से लेकर 10 तक जाके देखेंगे कि बने हुए कॉन्ट्रैक्ट को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो हो सकता है वहाँ हम पढ़ेंगे पार्टी आपस में रजामंदी से ऐसे ऐसे करके यूँ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा उसने ख़त रवाना कर दिया ना, इधर से चिट्ठी निकली, इधर से जनाब गेम ओवर हो गई, ए फंस जाएगा, कानूनी तौर पर फंस जाएगा। तो ख़तों के ज़माने में इस तरह की लॉजिक ना अगर यूज़ करते तो फिर तो लोग मजाक ही बना देते इस चीज़ को, क्योंकि वाकई ऑफ़र ख़तों के थ्रू जाती थी, वाकई एक्सेप्टेंस ख़तों के थ्रू जाती थी, और वाकई ही दो मुल्कों के दरमियान इतना ही फासला होता था, और वाकई ही जो स्लो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था वो समंदरी रास्ता होता था, उससे सफ़र किया जाता था। तो रेवोकेशन के लिए लोग फास्ट कन्वेंस को यूज़ करते थे। फिर एक ज़माना था जब ऊँटों पर भी सफ़र हो रहा होता था, तो उस ज़माने में कुछ ऐसे कासिद होते थे जो TCS की तरह काम करते थे। ऊँट होता था सादा ख़त, और एक तेज़ रफ्तार एलची होता था जिसके पास ऐसे घोड़े होते थे जो 10-11 घंटे तक लगातार दौड़ सकते हैं। तो आपने अगर ऊँटों पे एक चीज़ भेजी हुई है और आपने उसकी रेवोकेशन भेजनी है, तो आप फिर महंगे वाले कोरियर को यूज़ करके, आज भी ऐसी है ना, एक ख़त और एक कोरियर सर्विस है। तो उस वक्त एक ऊँट होता था और एक तेज़ रफ्तार घोड़ा, उस वक्त एक बहरी जहाज़ होता था और एक हवाई जहाज़। तो अगर आपको एक ऐसी चीज़ भेजनी है जिसमें अब आप टाइम सेंसिटिव हैं, तो आपको ज़्यादा फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली ज़रा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो ज़्यादा फंस जाएंगे। बात समझ आई? इसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? वही सादा जिस तरह से ऑफ़र की कम्युनिकेशन होती थी। रेवोकेशन, जो रेवोकेशन देता है, जब उसने अपनी तरफ से रेवोकेशन दे दी, उसकी नज़र में वो कंप्लीट हो गया। उसने कहा मैंने आज रेवोकेशन चला दी, मैं इस पर आज बाउंड हूँ। यानी अगर इसने रेवोकेशन चला दी और बाद में मुकर जाए नहीं मैं इस पर बाउंड नहीं हूँ, तो जिस दिन इसने रेवोकेशन चलाई ये बाउंड हो गया। लेकिन इसका बाउंड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको रेवोकेशन जा रही है, जिसको मनसूख कर रहे हैं, तो एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेक। तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द रेवोकी, जब रेवोकी कौन होगा?
रिवोकर होगा रिवोक करने वाला, और रिवोकी होगा जिसको इनकार किया गया होगा। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? हम लोगों ने क्या पढ़ा इस पूरे चैप्टर में? सबसे पहले चूंकि हम कॉन्ट्रैक्ट टैग का बिल्कुल आगाज़ कर रहे थे, तो हमने समझा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए हमें पहले ऑफ़र समझना पड़ा, फिर एक्सेप्टेंस समझना पड़ा, फिर हमने ये तय कर लिया कि इन दोनों भाइयों को जोड़ दें तो ये प्रॉमिस बन जाता है। उस दिन हमने ये तय किया कि प्रॉमिस कोई भी सोशल चीज़ होती है, दो दोस्तों का आपस में वादा भी प्रॉमिस होता है। तो प्रॉमिस इज़ एनीथिंग, जब एक बंदा ऑफर दे रहा है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो ये प्रॉमिस है। लेकिन कारोबारी दुनिया में प्रॉमिस से काम नहीं चलेगा, एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट कौन सा प्रॉमिस होगा भला? जिसमें कोई कमर्शियल चीज़ है तो फिर वो कारोबारी दुनिया के हिसाब से बनेगा। लेकिन एग्रीमेंट से भी पेट नहीं भरेगा सबका, वो कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लीगल बाइंडिंग उसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये सारे मसाले इकट्ठे होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये चूंकि पहला दिन है तो हम ये समझ रहे हैं, आइंदा से मैं अगर कहूँगा ए ने बी को ऐसे का और बी मान गया तो आप समझ जाइएगा ना सिर्फ प्रॉमिस हुआ बल्कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। तो जैसा भी मैंने कहा ना, ए ने बी को खत भेजा, बी ने खत भेजा, आप भूल जाएं कि साइनिंग थे नहीं थे, लीगल बाइंडिंग थी या नहीं थी, हम अजम्पशन लेंगे कि सब कुछ सही है और ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने पहले ओवरऑल समझा था, फिर हमने समझा था कोई चीज़ एक्सप्रेस होती है और एक चीज़ इम्प्लाइड होती है। एक्सप्रेस क्या था? रिटन में अल्फाज से बोल के या लिख के जो हो वो एक्सप्रेस है। तो इम्प्लाइड क्या था? जो एक्शंस के साथ होती है, जिसमें आप साथ साथ जो है वो चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होते हैं, इस तरह से करके। ये बात समझ आई? फिर हम लोग थोड़ा सा आगे गए और हमने कहा कि एक एक्सेप्टेंस होती है। ये क्या होती है? जब ऑफ़र वाले कोई बात मान ली जाए तो एक्सेप्टेंस। फिर हमने एक्सेप्टेंस के छोटे छोटे रूल पढ़े। फिर अल्टीमेटली हमने फाइनली देख लिया कि इसकी टाइमलाइन और ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। क्या यहाँ तक ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं? पक्का 100%? पास पेपर की शक्ल देखें, या वो कल का दिन ही, वो जो सैटरडे डिस्कशन वाला है, या आज देख के ये फ़ौरन ये सवाल पूछने से पहले ही मुझे अंदाज़ा कर लेना चाहिए था कि आवाम फ़ौरन से मान जाएगी। ठीक है, मतलब मैं ये देख रहा था कि अगर टाइम का मार्जिन हुआ तो हम पास पेपर की तरफ आएँ। टाइम का मार्जिन है, और दूसरा अभी मैंने आपको वो वाली बातें तो बतानी नहीं है, सवाल लिखना कैसे है वो तो मैंने आपको ट्यूसडे को बतानी है। तो अभी कम से कम सवाल देख के ये हौसला किया जा सकता है कि सवाल किस तरह के आ रहे हैं। बस ऐसे में अल्लाह करे मेरे पास वो सवाल मौजूद भी हों यहाँ। क्या टीए भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं? क्या इसके अंदर कोई पास पेपर के सवाल मौजूद हैं? पक्की बात है? मुझे बता दें, मैं फिर देख लेता हूँ। वो वाली लाइट रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। इस सब्जेक्ट के साथ ना अलग अलग तजर्बे होते रहे। कभी एक सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता था, कभी टूट गया होता था, तो कुछ सवाल पहले रेलेवेंट होते थे, कुछ नहीं रेलेवेंट होते थे। इस वक्त हमारी किताब में जो सिलेबस है और उसमें जितना ये चैप्टर दिया हुआ है, उसमें अभी तक पिछली अटैम्प्ट तक 12 सवाल आए हुए थे आई कैप में। अब असल में देखना ये है कि एक चैप्टर हमें समझ आ गया तो आई कैप उसे पूछता कैसे है, किस तरीके से लिखना कैसे, वो बात की चीज़ है। उसके ऊपर हम लोगों ने इंशाल्लाह ट्यूसडे को डिस्कशन करनी है। तो आज हमने सिर्फ देखना है कि ये सवाल क्या है। डिफाइन एक्सेप्टेंस। व्हेन इज एन एक्सेप्टेंस कंसिडर्ड वैलिड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? 7 नंबर का सवाल। एक्सेप्टेंस को डिफाइन करें, एक लाइन लिख दी। कब एक एक्सेप्टेंस वैलिड होगी? जब उसके एसेंशियल्स पूरे होंगे। तो जालिमों ने तकरीबन वो पूरा सफ़ा पूछ लिया। तो कोई बात नहीं, आपने तो लिखा हुआ ही था, जब लिखा हुआ था तो आपके जहन में था, आपने उठा के फड़का फड़कू के लिख दिया। अब आप कहें सर 7 नंबर के लिए इतना लिखूंगा तो मैं तो थक जाऊंगा। अगर आपको चीज़ याद है तो ये मुश्किल से 8-9 मिनट की बात है। और मैथमेटिकली देखें, वो जो 1.8 वाला फार्मूला होता है कि जी 180 मिनट होते हैं पेपर में और 100 मार्क्स होते हैं, तो 1 मार्क पे आपको 1.8 मिनट लगाना चाहिए, मतलब जस्ट एक मैथमेटिक्स। तो 7 नंबर को 1.8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो ये 5.6 बन जाएगा। तो 5.6 और 7 को ऐड कर दें 12.6, तो 13.25 मिनट आपके पास अगर लगा लें तो 13.25 मिनट में तो कर लेंगे। तो कुछ सवाल होते हैं बिल्कुल रट्टे वाले
मैं भी सवाल दिखा रहा हूँ, फिर आप टेस्ट में सवाल देखेंगे, फिर मैं आपको सवालों की कैटेगरी और उन कैटेगरी से लड़ना कैसे वो मैं इंशाल्लाह ट्यूसडे को बता रहा हूँ। What is the time limit after which a proposal cannot be revoked? वो कौन सा टाइम है जिसके बाद प्रपोजल रिवोक नहीं हो सकता? ऑफरर की नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले, उसके बाद वो नहीं कर सकता रिवोक। अभी थोड़े पहले जो टाइमलाइन पड़ी है, अगेन जब आप घर जाके देखेंगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और ज़रा वो होगा। हम इस वक्त एक हौसला लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है क्या उसकी बेस पे हमें आंसर समझ आ रहे हैं। हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड, वो क्या वजूहात होती हैं जिस पे एक प्रपोजल ख़त्म हो जाता है। एक लिस्ट पड़ी हुई है 5-6 चीज़ों की, 4 नंबर मुफ्त के। इसका मतलब है कि रट्टा यहाँ काम कर रहा है, लेकिन बीच में लॉजिकल सवाल भी आ जाते हैं। मुराद ने ऑफर किया अपनी कार सनम को। मुराद ने सनम से कहा भाई मेरी गाड़ी नहीं, बहन मेरी गाड़ी ले लो 4 लाख में। सनम ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, तय हो गया। उसने कहा 4 लाख में गाड़ी ले लो, सनम मान गई। एंड एनक्लोज द पे ऑर्डर ऑफ 1.5 लाख, और खत में डाल के एक पे ऑर्डर भेज दिया 1.5 लाख का विद द प्रॉमिस टू पे बैलेंस इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 62,500 ईच। उसने कहा मेरी गाड़ी 4 लाख में ले लो। उसने कहा हाँ बिल्कुल 100% कबूल है, और ये कह के 1.5 लाख पकड़ा दी और बाकी की किस्तें करा ली। तो आप कहेंगे यार ये तो गलत बात हुई है ना, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, ये तो एक्सेप्टेंस है ही नहीं, ये तो अगले ने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी। उसने कहा था 4 लाख की गाड़ी, किस्तों की बात उसने नहीं की थी, आपने किस्तों की बात कर ली, आपकी तरफ से क्या बन गई काउंटर ऑफर। तो ये अच्छी बात नहीं थी। इससे पीछे चलते हैं। ओए बड़ा सवाल, बदर who is owner of मशहूर एसोसिएट sent one of his employees आफ्ताब in search of his pet horse। उसका एक पालतू घोड़ा था, उसको ढूंढने के लिए बदर ने, मशहूर एसोसिएट के मालिक ने, अपने एक एम्प्लॉई आफ्ताब को कह दिया जाओ वो ढूंढ के ले आओ हॉर्स, विच हैज़ बीन मिसिंग फॉर 5 days, 5 दिन से वो गुम हुआ था। बदर एडवर्टाइज अ रिवॉर्ड ऑफ ₹20,000 इन न्यूज़पेपर फॉर एनीवन हु फाइंड हिज मिसिंग हॉर्स, और साथ उसने अखबार में भी इश्तिहार दे दिया कि जो ढूंढ के लाएगा मैं उसे 20,000 दूंगा। इधर से एम्प्लॉई को रवाना कर दिया, उधर से अखबार में दे दिया। आफ्ताब अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर, आफ्ताब को नहीं पता कि अखबार में क्या इश्तिहार आया है। ट्रेस द हॉर्स, उसने घोड़े को ढूंढ लिया। सब्सिक्वेंटली ऑन नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड आफ्ताब क्लेम इट फ्रॉम बदर, आफ्ताब ने कहा मेरे पे है। तो सवाल ये है कि बताओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक क्या आफ्ताब को पैसे मिलेंगे? आफ्ताब को अगर नहीं पता था तो अब अगेन इसका मतलब है कि अभी एक लॉजिकल सवाल है, इस लॉजिकल सवाल के पीछे एक लॉ है जो आपको नज़र आ रहा है कि वो वायलेट हुआ है। तो आप बताएंगे ये लॉ था और ये सवाल में हो रहा है और मेरा जवाब ये है, लेकिन ये सारी बातें मैं अभी आज नहीं बताऊँगा, मैं उस दिन बताऊँगा सवाल हमने सॉल्व कैसे करना है। क्या सवाल समझ आया? सवाल तो बड़ा मज़े का निकला। इससे पीछे क्या है? लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स लिख दें। और इस दफ़ा 4 नंबर के लिए सवाल है तो कोई बात नहीं, आई कैप को लगता है कि 4 नंबर के लिए भी बहुत है, कोई बात नहीं हम लिख देंगे। नौकर की तनखरा की, नंबर उन्होंने देने हैं, सवाल उन्होंने पूछा है, याद मैंने किया हुआ है, कोई बात नहीं। मुझे दुख होगा, खुशी होती 6 नंबर का सवाल होता, लेकिन अब 4 के लिए पूछ लिया है तो मैं तो नहीं नखरा करना, मैं 4 नंबर के लिए लिख दूंगा। हाँ लिखते हुए अगर कोई जुमला थोड़ा छोटा लिख दें खैर है, हम कहेंगे तुमने नंबर ज़्यादा नहीं रखे, मैं भी नहीं लिखूंगा ज़्यादा, वो फिर नंबर देंगे भी नहीं ज़्यादा। तो बड़ा आसान सा सवाल था, ये टेक्निकल सा सवाल लग रहा है, ये बड़ा सवाल लग रहा है, इसकी तरफ एंड पे आते हैं ताकि आपको हौसला हो, बस एक ही सवाल रह गया। ये भी बड़ा सवाल लग रहा है, इसकी तरफ सेकंड लास्ट पे आते हैं, ऊपर चलते हैं ताकि टिक लगते जाए ना, हमारे इतने सवाल हो गए। रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कुछ इंडिपेंडेंट सिनेरियोज होंगे लेकिन उसका सिर्फ पार्ट सी हमारे पास है, यानी असल सवाल में 5-6 बातें होंगी, हमने उनमें से इस चैप्टर से रेलेवेंट यहाँ उठा के क्लासीफाई कर लिया। बतूल ऑफर टू सेल हर फ्लैट टू साकिब फॉर 42 लाख। बतूल ने अपना फ्लैट साकिब को कहा मैं 42 लाख में तुम्हें बेच दूंगी। साकिब ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर और सेंड अ चेक ऑफ 15 लाख विद द स्टिपुलेशन कंडीशन टू पे बैलेंस इन 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,12,500 ईच। एग्जामिनर ने उस टाइम पे पीछे वाला सवाल देखा, उसने सोचा कि बच्चों ने ये रट्टा मारा हुआ होगा कि अगर कार होगी तो ये जवाब देना है, उसने फ्लैट डाल दिया। उन्हें क्या पता बच्चा
ऑब्जेक्ट नहीं, रूल याद करके बैठा हुआ है। तो तकरीबन वही सवाल रिपीट हुआ है, तकरीबन, सिर्फ किरदार बदले हुए हैं। बात समझ आई? इस दफ़ा सलमान सन वॉज मिसिंग। महमूद वन ऑफ द बॉडी गार्ड ऑफ सलमान वॉलंटियर टू फाइंड सलमान सन। उस बंदे का घोड़ा गुम हुआ था, इसका बेटा गुम हो गया। वो एम्प्लॉई था, ये बॉडी गार्ड है। मीनवाइल सलमान गेव एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर अनाउंसिंग अवार्ड ऑफ 25,000। उन्होंने कहा 2-3 टाइम बाद का सवाल है तो इन्फ्लेशन भी आ गई, उधर 20,000 का नाम था, 25,000 का नाम। टू एनीवन हु फाइंड द मिसिंग बॉय। महमूद फाउंड द बॉय एंड ब्रॉट हिम होम। महमूद जिसको भेजा था वो ले आया। सलमान रिफ्यूज टू पे द रिवॉर्ड एंड महमूद फाइल्ड अ सू अगेंस्ट हिम। उसने कहा मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा, उसने कहा मैं तुम्हारे पे केस कर दूंगा। क्या होगा? कौन सही है कौन गलत है? इसने बताया नहीं कि वो अवेयर था या नहीं था, तो कोई बात नहीं, आप सवाल में सोल्यूशन में लिखें अगर उसे नहीं पता था तो नहीं क्लेम कर सकता, और अगर उसे पता था तो आप रूल बताएं, अपने ऊपर इल्ज़ाम ही मत लें। आपने कौन सा अदालत में जाके साबित करना है? आपने कागज़ पे कह देना भाईजान ये रूल होता है, सवाल में नहीं लिखा हुआ, उसे पता था या नहीं पता था। अगर पता होगा तो फंस जाएगा, मतलब पता होगा तो इनाम देना पड़ेगा, और अगर नहीं पता तो इनाम नहीं देना। जी अब उसमें उन्होंने क्या कहा है, बताएं क्या उसको इनाम मिलना है या नहीं मिलना है। आप कहें पता होगा तो मिलना है, नहीं पता होगा तो नहीं मिलना। लेकिन इस तरह की सारी बातें तो हमने करनी नहीं कि इसको लिखना कैसे। हम तो देख रहे हैं थीम समझ आया, थीम समझ आया। आगे चलते हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइक लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। आपको एक बात समझ आ गई, हर 2-3-4 अटेम्प्ट बाद अचानक से वो जागते हैं और एक्सेप्टेंस की लिस्ट पूछ लेते हैं, तो कम से कम वो लिस्ट तो हमें समझ आ गया कि ये वो चीज़ है जो उन्हें बड़ा पसंद है। लें जी, BT इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ इंपोर्ट परचेज एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। BT जो है वो एक खास काम में है जिसमें इंपोर्ट परचेज और सप्लाई हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इस ईयर में BT एंटर्ड इनटू फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। अब अगेन एक सवाल का पार्ट नंबर 5 है ये, तो एक असल सवाल होगा जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आपसे पूछ रहे होंगे बताओ क्या क्या हुआ। हमारा ये पार्ट इस चैप्टर के साथ लिंक हो रहा था। ये आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर से जब जब भी कोई सवाल आया हमने वो सारे एक जगह कर दिए हैं, और चैप्टर करने के बाद जब ये पास पेपर हमें समझ आएंगे तो हमें हौसला होगा कि मुझे चैप्टर उस लेवल पे समझ आ गया है कि अगर ICAP का सवाल मेरे सामने आता तो मैं उसको जवाब दे पाता। लेकिन इससे अगली गेम है रिटन प्रैक्टिस। आपको जो दिमाग में आ रहा है आप कागज़ पे कैसा लिख रहे हैं मुझे नहीं पता, उसके लिए लूँगा मैं टेस्ट, अन्यवा टेस्ट। हर मंडे इंशाल्लाह टेस्ट डे होगा, क्योंकि जितना ज़रूरी समझना है उससे बहुत ज़रूरी है आप कागज़ पे लिखें ऐसे कि दूसरे को भी समझ आ जाए। और वो हम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, ट्यूसडे वाले दिन। HL एक नया कस्टमर है, वो BT के पास आया, उसने 5 टेलीविज़न लेने हैं। BT ने उससे एग्री किया टेलीविज़न सेट देने का एट अ डिस्काउंट ऑफ या तो 10% या 15% ऑन रिटेल प्राइस टू बी फाइनलाइज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। उसने कहा डिलीवरी के वक्त देख लेंगे या 10% या 15%। अपॉन डिलीवरी HL डिमांडेड 15%। कस्टमर ने आगे कहा मुझे 15% डिस्काउंट दो। BT ने कहा नहीं मैं तो तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। बताएं क्या हुआ, इसमें गड़बड़ कोई है या नहीं है? वो कह रहे हैं मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, वो तो हक बजाने पे है। उसने कहा था या 10% होगा या 15% होगा। ऑफर क्लियर नहीं है, ऑफर सर्टन नहीं है, ऑफर डेफिनेट नहीं है। 10 मिलेगा या 15 मिलेगा। हाँ अगर वो कंडीशन लगा देता है इतने दिनों में आओगे तो 10 मिलेगा, इतने दिनों में आओगे तो 15, तो क्लियर हो जाती। उसने कहा या 10 होगा या 15 होगा, उस दिन तय कर लेंगे। अब उस दिन वो कहता है मुझे 15% डिस्काउंट चाहिए, ये कहता है मैं तुम्हें 10% दूंगा। तो बात समझ आई। लेकिन पेपर में शायद उन्होंने ये पूछा है कि बताएं क्या BT लायबल होगा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब इसका जवाब देते हुए थोड़ा सा साइंस लगानी पड़ेगी, और वो हम बातें करेंगे ट्यूसडे को। Identify how and on what grounds a proposal stand revoked. Also describe the time frame with after which a proposal cannot be revoked. वो लिस्ट पूछ ली प्रपोजल कैसे कैसे रिवोक हो सकता है, और वो टाइमलाइन पूछ ली जिसके बाद प्रपोजल रिवोक नहीं हो सकता। क्या सारी बातें समझ आ रही हैं? 2 सवाल छोड़े थे, जल्दी से सवाल की तरफ चलते हैं।
रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग सिनेरियोज। असल में थोड़े से 5-10 मिनट इजाफी लगाने से कल का दिन आपका बच जाएगा, नहीं तो कल एक डिस्कशन सेशन जो है वो उसमें हम यही बातें कर रहे होते। और फिर असल में इस वीक के डिस्कशन सेशन को लेके मैं खुद भी डिमोटिवेटेड था, क्योंकि मैंने ट्यूसडे को तो ऑलरेडी एक प्लान किया हुआ है और मैं नहीं चाह रहा कि टेस्ट देने से पहले मैं आपको बताऊँ कैसे लिखना है। मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने टेस्ट आके टकराए और फिर आप अपने जो स्किल्स है उसका मुजाहरा करें और फिर मैं अगले दिन आपको बताऊँ कि अगर आप यूँ करते तो कमाल हो जाता। तो एक चांस मैं आपको ज़रूर दूंगा, ताकि आप, हो सकता है अगले दिन आपको अच्छा लगे कि आपने पिछले दिन जैसे किया मैंने वैसे ही बताया। अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग, आदिल इसको ज़रा थोड़ा सा मैं और जूम कर लूँ, मज़े का सवाल है। हाँ DHA आ गया ना इसमें। रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग सिनेरियो अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अहमद इंटरेस्टेड है परचेस करने में आदिल की DHA की प्रॉपर्टी। उसने उसे एक लेटर भेजा है 1 मार्च 2019 को। कौन खरीदना चाह रहा है? जब भी एक सवाल में किरदार होना तो अच्छी तरह से प्लॉट कर लें कि ये ऑफर दे रहा है, ये एक्सेप्ट वो कर रहा है, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। अहमद चाहता है कि आदिल की प्रॉपर्टी खरीदे, तो आदिल प्रॉपर्टी का सेलर है और अहमद प्रॉपर्टी का बायर है। अहमद ने एक लेटर भेजा है 1 मार्च को, आई हैव हर्ड दैट यू आर सेलिंग योर DHA प्रॉपर्टी। मैंने सुना है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट। मैं इसको खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। विल यू प्लीज़ कंसिडर सेलिंग द सेम टू मी। क्या तुम ख्वाहिश रखते हो कि तुम मुझे ये बेचो? वॉट इज़ द हाइएस्ट प्राइस यू हैव बीन ऑफर्ड सो फार। तुम्हें अभी तक क्या हाइएस्ट प्राइस मिली है? ये उसने खत भेजा है। क्या ये ऑफर है? ये तो एक इन्विटेशन है कि यार तुम्हें क्या मिला बताओ, आओ, क्या कहते हो, किस तरह से। आदिल रिप्लाइड हाईएस्ट कोट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ इज 35 मिलियन। उसने कहा मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा 35 मिलियन का रेट मिला है। इसने एक इन्फॉर्मेशन दी कि इसने ऑफर दी है। ये तो बता रहा है कि मुझे अभी तक सबसे बड़ा रेट क्या मिला है, 35 मिलियन। अहमद रिप्लाइड आई एग्री टू बाई योर DHA प्रॉपर्टी फॉर 36 मिलियन। ऑफर। सब्सिक्वेंटली आदिल रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम हामिद जिसने 38 मिलियन कहा और ले गया। आदिल की लाइबिलिटी अहमद की तरफ क्या होगी? अहमद बैठा रो रहा है, वो कह रहा है मेरी तो गल हो गई थी, है वो साड़ी तो गल हो गई थी। अब ICAP चाह रहा था कि ये सवाल दिखाए और आप कंफ्यूज हो जाएं कि जब वो पूछे कि तुम्हारे पास क्या ऑफर आई है तो लो आप समझे ये ऑफर है। फिर जब वो कहे हाँ भाई मैं 36 मिलियन में तैयार हूँ तो ये एक्सेप्टेंस हो और कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। लेकिन आप लोग निकले से आने, आपको इनविटेशन टू ऑफर की भी गेम समझ आती है। आपको ये भी पता है कि ऑफर उसे कहते हैं जिसमें एक बंदा कहता है मैं ये ऐसे करके तुमसे ये चीज़ इतने की लेने लगा हूँ। एक्सेप्टेंस अब अगला बंदा देगा, क्योंकि पीछे जो बात हो रही थी वो तो इन्विटेशन वगैरह चल रहा था। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ रट्टा काम नहीं आएगा, इस सवाल में रट्टा नहीं काम आएगा। रट्टा तो एक छोटे से रूल का है कि वो रूल इधर काम आएगा आपका दिमाग, जहाँ आप इसको पढ़ेंगे और सोचेंगे कि ये इन्विटेशन है या ऑफर है, और फिर लिखेंगे वैसे जो हम ट्यूसडे को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं आखिरी सवाल पे। जी ये सवाल है, इस सफ़े पे 2 लाइनें और अगले सफ़े पे ज़्यादा हैं, तो इसकी 2 लाइनें ज़रा ध्यान से देख लेते हैं, अगले सफ़े पे सोचना शुरू कर देंगे। 3 सितंबर 2018 को सलीम ने ऑफ़र की है बाय लेटर टू सेल हिज लैपटॉप टू गाजी फॉर 50,000 और गाजी ने ये लेटर रिसीव किया 5 सितंबर को। लो जी तारीखें आ गई, वो जो हमने नहीं पढ़ा था टाइमलाइन। 3 सितंबर को सलीम ने ऑफ़र किया है कि मैं लैपटॉप बेचना है, और गाजी को ये ऑफ़र कब मिली है? तो ये भी ऑफ़र की टाइमलाइन बताई है। 3 को उसने भेजा, 5 को इसको रिसीव हो गया है। तो थोड़ा सा हमारे पास इधर साइड पे मार्जिन है, हम लिख लेते हैं। 3 को इसने भेजा है, किसने भेजा है? वो सलीम है या गाजी है? सलीम ने भेजा 3 सितंबर को और गाजी को मिला 5 सितंबर को। ये ऑफ़र है। चलो ये कहानी तो हमने लिख ली ना, इस सफ़े से तो जान छूटे। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ। 6 सितंबर को गाजी ने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा सलीम को, और उसे कब मिला? इसने 6 को एक्सेप्टेंस का ख़त भेज दिया है
जो इसको मिल गया है। अब आपको पता है ना ये डायगोनल ऐसे जाएगा, 6 को वो फंसेगा और 8 को वो फंस जाएगा। सलीम रोट अ लेटर ऑफ रेवोकेशन, तीसरा लेवल भी आ गया। सलीम ने एक रेवोकेशन लेटर भेजा और उसको गाजी को भेजा है 5 सितंबर को। सलीम ने रेवोकेशन ऑफ ऑफर का खत भेजा कब? 5 सितंबर को। उसको कब मिला? 7 सितंबर को। अब कुछ नहीं हो सकता। आपको समझ आ गया है? सलीम एक्सेप्टेंस पे कब बाउंड हो रहा है? जिस दिन इसने खत रवाना किया वो बाउंड हो गया। सलीम अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता था और उसने कब पहुंचाई? भेजी नहीं। अब रेवोकेशन ऑफर में होता है पहुंची कब, एक्सेप्टेंस में होता है चली कब। तो अब सवाल ये है कि बताएं ऑफर और एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन कब कब कम्युनिकेट हुई? ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? 5 सितंबर को। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई? आप कहेंगे 1 मिनट सर, फलाना के नज़दीक 6 को और फलाना के नज़दीक, उसके नज़दीक 6, इसके नज़दीक। रेवोकेशन उसके नज़दीक, इसके नज़दीक। तो ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ सलीम और गाजी के बीच में? हो गया। हो सकता बंदा जज्बाती होकर कि नहीं हुआ है क्योंकि उसने अभी देखा है कि नहीं हुआ मामला। रेवोकेशन नहीं हुई, तो जब रेवोकेशन नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो आपका इनके दरमियान बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया चूंकि ऑफर की रेवोकेशन उस टाइमलाइन से पीछे नहीं हुई। जब नहीं हुई तो बेकार हो गया काम। डन। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। पता हमने एक पहले वीक में एक सैम्पल चैप्टर देखा जो कि मुनासिब साइज़ का था। 3 सफ़े कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक मुनासिब साइज़ का चैप्टर माना जाता है। तो आपने ये चैप्टर देखा, इस चैप्टर के डायनामिक समझे, बीलो पढ़ना समझ आया? मज़े का सब्जेक्ट है अगर पढ़ा जाए समझ के। पढ़ाने वाला अगर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाए और सुनने वाला तवज्जो से सुने तो आप लोगों की तवज्जो और आप लोगों का जो तजस्सुस होता है और आप जिस तरह से उसको समझ के पिक कर रहे होते हैं तो मुझे भी मज़ा आता है। तो कोशिश करें कि मैं भी इंजॉय करूं क्लास को और आप भी इंजॉय करें, और जो समझ रहा होगा वो इंजॉय करेगा और वो फिर पास पेपर को देख के पहेलियों की तरह सॉल्व कर रहा होगा। उसे मज़ा आ रहा होगा, उसे चैलेंज फील हो रहा होगा कि अच्छा इसमें कैसे सोचना है, इसमें कैसे सोचना है। अगर अभी तक आपने लिखने वाला काम कंप्लीट नहीं किया या पीछे से पेंडिंग रहता है तो कम से कम लिख लें। अब आप क्या करेंगे, सैटरडे हमारा हुआ करेगा डिस्कशन डे। आज हमें मौका मिल गया, इस चैप्टर के सवाल भी कम थे, हमने डिस्कस कर लिए। हम सवाल सैटरडे पे डिस्कशन डे होगा कि हम जो पास पेपर के सवाल हैं सैटरडे पे उसकी डिस्कशन कर लिया करेंगे। मंडे हमारा हुआ करेगा टेस्ट डे, यानी आपका वीकेंड पे जो चैप्टर खत्म हुआ होगा आपकी सैटरडे पे उसके पास पेपर की डिस्कशन होगी, फिर आप तसल्ली से उसके वीकेंड पे तैयार करेंगे और मंडे को एक दफ़ा लिख के साबित कर देंगे कि मुझे आता है। पास पेपर आप पढ़ के आए होंगे, टेस्ट में सवाल आएंगे अननोन। एफएससी वाला टेस्ट नहीं होगा कि आपको किताब में से सवाल मिलेगा, हम आपको देंगे अनदेखे सवाल और फिर आपने देखना होगा कि आपकी तैयारी कैसे है। और अगर आप उन अनदेखे सवालों में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर आप आईकेप के लिए थोड़ा थोड़ा सा तैयार होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये हर चैप्टर अलग है। चैप्टर करते साथ ही 3 सफ़े तो बंदा हजम कर लेता है, तो पेपर में तो आएंगे 18 चैप्टर्स। तुम सेशन के बीच में मैं एक दफ़ा आपका मिड टर्म लूँगा, तकरीबन हमने 60% सिलेबस पढ़ा होगा। मैं आपसे कहूँगा रुक जाए, हम 1 हफ्ते के लिए क्लासेस ऑफ कर देंगे और उस हफ्ते के सबसे एंड पे रख देंगे 3 घंटे का एक एग्ज़ाम आईकेएफ वाले माहौल पे, कि आप 3 घंटे का आपके सामने एग्जाम आए, उसी तरह से एमसीक्यूज आए, उसी तरह से सवाल आए और आप 3 घंटे में ज़्यादा चैप्टर्स के सवालों को कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो आपने कुछ नहीं करना, बस क्लास के साथ साथ हमारे पैटर्न पे चलते जाएं। यकीन माने यहाँ इस कॉलेज में पूरी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट जो है अगर टीचर को फॉलो कर ले तो वो पेपर आराम से पास कर ले, वरना बहुत आसान काम है। देखिए मैं आपसे कहता कि यार चैप्टर पढ़ लिया, आप पास पेपर देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा, नहीं तो एक आध पूछ लीजिएगा अगले दिन। हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर चीज़ें आपको समझाएँ, लेकिन ये भी चाहेंगे कि आपके अंदर स्किल डेवलप भी हो। यानी अगर मैंने आज चैप्टर कराया है और अगले दिन उसकी डिस्कशन होनी है तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि पहले घर जाके आप एक टक्कर ज़रूर मारो पास पेपर को। फिर जिन सवालों पे अटको जब आप अगले दिन बैठे होगे तो फिर जब उस पर डिस्कशन होगी तो फिर आपको मज़ा भी आएगा। डन। अब मैं मज़ीद आपको बोर नहीं करूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। तो कल अब ऑफ है और मंडे को टेस्ट है, पहला वीक है, सैटरडे ऑफ हो गया।